एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक के बाद एक जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रीवियसली रिलेट करता होगा। तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो तो हमारा एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए थे तब क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट जब आई तो उसने कौन सी इकोनॉमी को चूज़ किया, 5 ईयर प्लान कैसे चूज़ किए गए, उसके बाद कैसे काम चला। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रीज़ और हमारा ट्रेड। तो 1950 से 1990 के बीच में इनमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया। क्योंकि मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे और जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो ऑलमोस्ट सबकी कंडीशन ख़राब थी, तो उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने 40 ईयर्स में 50 से 90 के बीच में क्या किया। तो अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि आखिर हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो सिंचाई की सुविधाएं थी, मतलब जो हम पानी लगाते हैं खेतों में या एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहाँ पर क्या है लैक, वहाँ पर उस चीज़ की कमी थी, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी थी। मतलब टोटली हमें जो डिपेंड होना पड़ता था वो रेन पर डिपेंड होना पड़ता था। उसके बाद हम बात करें स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग मतलब लोगों के पास छोटी छोटी ज़मीनें थी और बहुत बिखरी हुई थी, एक यहाँ है फिर दूसरी थोड़ी दूरी पर है फिर दूसरी थोड़ी दूरी पर है, जिसकी वजह से हम उन पर प्रॉपर मशीनरीज या प्रॉपर अगर हम उस पर कुछ यूटिलाइज करना भी चाहें, कुछ उन पर यूज़ करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते थे। उसके बाद आता है हमारा डेफिसिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लाइक नाबार्ड। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की कमी थी, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी थी जो अपना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा दे सके, फाइनेंस प्रोवाइड करा सके, ताकि वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खुद को डेवलप कर सके, जैसे कि नाबार्ड। नाबार्ड बाद में खोला गया था काफ़ी। उसके बाद है हमारा कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक की अगर हम बात करें तो लोग बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग के थे, वो ना ही किसी बाहर के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इन चीज़ों को यूज़ करना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ता था। उसके बाद आता है आपका लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की बहुत ही कमी थी, मतलब जब जिस फार्मर के पास जो फसल हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, उसने थोड़े बहुत कम ज़्यादा पैसों पर किसी को भी दे दी। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम नहीं था कि जहाँ पर सारे फार्मर, सारे किसान एक साथ जाकर बल्क में अपनी फसल को बेच सके। अब जब बल्क में फसल होती है, बल्क में क्रॉप होती है, तो बार्गेनिंग पावर भी किसकी होती है, फार्मर्स की होती है। तो वहां पर उस टाइम पर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करनी पड़ रही थी और जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बैकवर्ड था। उसके बाद अब हमने जो 1950 से 1990 के बीच में जो रिफॉर्म हुए, जो चेंजेस हुए, वो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के मेनली आपको रिफॉर्म दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा आपको दे रखा है टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म को हम ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर HYV रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इनमें क्या क्या था वो देखते हैं। रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे पहले हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन से रिलेटेड हमने चेंजेस किए। अब जमीन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए, तो सबसे पहले आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इंटरमीडिएटरीज को बिठाया था, मतलब जमींदारी सिस्टम कर दिया था, जिससे लाखों लोगों का जो जमीन का जो अधिकार था वो छूट गया था। मतलब जिनकी जमीन थी वो सिर्फ उस पर काम करते थे एज अ लेबर, और जो मालिकाना अधिकार था वो किसको दे दिया गया था, जमींदार को दे दिया गया था। तो सबसे पहले ये जो इंटरमीडिएटरी, ये जो जमींदारी सिस्टम था वो हटाया गया। जब ये जमींदारी सिस्टम हटाया गया तो अप्रॉक्स 200 लाख जो लोग थे, जो जमीन के जो हकदार थे, जो मालिक थे, उनको उनकी ओनरशिप
मिली। उसके बाद है हमारा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, हमने जमींदारी सिस्टम हटा दिया, आप लोगों को अपनी अपनी जमीन मिल गई। अब सेकंड थिंग क्या थी? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया? जमीनों का एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन है तो आप अपनी जो बाकी की जमीन है वो किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे स्मॉल फार्मर या पीजेंट को दे दें जिसके पास जमीन ना हो, ताकि यहाँ पर सबके बीच में इक्वालिटी हो सके। ठीक, तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग में क्या हुआ? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीस ऑफ लैंड डिसाइड किया कि इससे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन होती है तो वो किसी ऐसे पर्सन को दे दे जिसके पास जमीन ना हो। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? जिसके पास जमीन है वो सारे पर्सन क्या करें? अपने जमीनों को आपस में मिला दें, ताकि उसमें अच्छे तरीके से हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब इतने सालों बाद लोगों को अपनी अपनी जमीनें मिली तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। तो उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने, सबने, आज भी नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब खेत होते हैं तो भाई एक खेत से लगे हुए दूसरे खेत होते हैं या जमीनें होती हैं, तो लोग क्या करते हैं उसमें बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसमें एक बाउंड्री कर लेते हैं कि इतना एरिया हमारा है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? ठीक है, आपका जो भी एरिया है आप उसे मेजर कर लीजिए, क्योंकि जब सब लोगों ने अपनी अपनी जमीन ले ली, उन्होंने सब लोगों ने उसमें साइड से अपना अपना एरिया कवर किया। अब जब इस तरीके से वहां पर सब जगह इस तरीके से वहां पर होल्डिंग लग गई, मतलब साइडों से सबने उसको कवर कर लिया अपने अपने खेत, जो भी फार्म्स थे, तो उसमें क्या हुआ? अब उसमें किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि छोटी छोटी जमीनें बट गई थी, छोटी छोटी बहुत ही बिखरी हुई, एक जमीन यहाँ है, दूसरी वहां है, तीसरी वहां है। तो इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट चाहे भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लाना, कोई बेटर तरीके की मशीनरी लाना, तो वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर जो जमीनें थी वो बहुत ही छोटी छोटी थी और बिखरी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। आप लोगों के पास जो जमीन है वो आपकी ही रहेंगी। आपने पहली बार जो भी फेंसिंग करी है, आप लोगों ने जो भी इनके साइडों से जो भी आपने लगाया है, पहले आप वो हटाइए, क्योंकि जैसे ही वो चीजें लगी, जैसे ही आप लोगों ने फेंसिंग करी, आपने उस एरिया को, जो फार्मिंग एरिया था, उस एरिया को आपने नॉन फार्मिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो उन सबको हटाया गया, लोगों ने अपनी अपनी जमीन मेजर कर ली, फिर सबने क्या किया? अपनी सारी जमीनों को मिला दिया, ताकि उस पर बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके और हम एक बार में काफी सारे एक पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट कर सके। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या था? जो छोटी मोटी जमीनें थी उन सबको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। उसके बाद था रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब बाई चांस कोई ऐसा जमींदार है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास काफी अच्छी खासी जमीन है, तो उसने क्या किया? किसी को रेंट पर दे दिया। अब आप उससे रेंट वसूल रहे हो, तो ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का एक्सप्लॉइटेशन हो, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया कि अगर आप सामने वाले से रेंट ले भी रहे हो तो आप उसकी क्रॉप के 1/3 की वैल्यू से ज्यादा उससे रेंट नहीं लेंगे। जो भी क्रॉप हो रही है, जितनी भी क्रॉप हो रही है, उसका 1/3 आप रेंट ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा आप सामने वाले से रेंट नहीं ले सकते। ये क्यों किया गया? ताकि हमारे फार्मर्स का या जिसने भी जमीन रेंट पर ले रखी है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसके बाद है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में अब भाई देखिए, जब जमीनें मिल गई सबकी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या था? सब भाई एक जना जा रहा है बीज लेने या अपना कुछ भी खाद लेने या कुछ भी लेने, तो वहां पर क्या है, सब अलग अलग जाते थे अपने जमीनों के लिए। अब क्या है, सिर्फ एक जना जाएगा और बल्क में वो सारी चीजें लेकर आएगा। नॉर्मली हम लोग भी देखते हैं अपने डेली रूटीन में, अगर हम किसी शॉप पर जा रहे हैं, अगर हम 1 kg या 2 kg कोई सामान ले रहे हैं, तो वो हमें नॉर्मली उस रेट पर देता है जिस रेट पर उसका MRP है। बट अगर हम उसे बल्क में वो सामान लेते हैं, हम उसे 20 kg या 25 kg या 30 kg ले रहे हैं, तो वो हमें पर kg पर कुछ ना कुछ रिलीफ करके देता है। पर kg पर 1 रुपीज ऑफ या 1.5 रुपीज ऑफ ऐसा करके देता है। इससे क्या होता है, जब हम बल्क में कोई सामान ला रहे हैं तो बार बार जो
हर पर्सन का, भाई 10 अगर फार्मर्स जा रहे हैं तो उन 10 फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो रही है, प्लस बल्क में जो सामान आ रहा है वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, एक जना जाएगा वो सबके लिए बल्क में सामान लेकर आएगा और सब इकट्ठे मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, जिससे क्या हुआ, हमारी जो कॉस्ट थी, जो लागत थी वो कम हो गई और जो हमारा प्रॉफिट था वो बढ़ गया। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है अब हमारा टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म को हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था, यह आई थी 1967 से 68 के बीच में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें, इसको हम HYV रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब यहाँ पर जो बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो खेती होती है तो उसमें बीज बोए जाते हैं, तो यहाँ पर जो बीजों का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत अच्छी किस्म के बीज लाएंगे, उनकी मतलब खेती में उसका यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी क्रॉप होगी, जो फसल होगी, वो भी बहुत बेटर क्वालिटी की होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ HYV टेक्नोलॉजी, इनके कौन कौन से एलिमेंट थे। तो सबसे पहले हमने किया यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड। हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। आपका वीट, राइस, मेज, बाजरा, ये जितने भी चीजें होती हैं, इन सब में, कॉर्न, इन सब में क्या किया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया। इससे ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोडक्शन था, जो हमारे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था, वो 25% से भी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद है आपका यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया गया, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है। हमारे जो भी क्रॉप्स है उनको प्रॉपर वहां पर फर्टिलाइजर मिलता है, जिससे वो अपनी ग्रोथ को काफी बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर जो एक डेटा दिया गया है, अप्रॉक्स 2018 और 19 में 272.28 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। कब, 2018 और 19 का डेटा है ये। उसके बाद है आपका यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फसल को सुरक्षित प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, मतलब जो छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं, वो ना लगे, उनमें कोई बीमारी ना लगे, हमारी फसल खराब ना हो, सड़े ना, तो उन सब के लिए क्या किया गया, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, जिससे जो हमारी क्रॉप थी बहुत अच्छी है। भाई हमने बीज अच्छा डाला है तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप तो अच्छी होगी ही, बट जो तरह तरह के बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि फसल को बेकार कर देते हैं, क्रॉप को बेकार कर देते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए उनमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि हमारी क्रॉप्स पेस्टिसाइड या छोटे मोटे इंसेक्ट से बची रहें और किसी भी तरीके की बीमारी हमारी क्रॉप्स में ना लगे। उसके बाद आता है एट लास्ट एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी का एक्सपेंशन किया गया। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे यहाँ सिंचाई या पानी की सुविधाओं की बहुत कमी थी। नॉर्मली जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट रहते थे पानी के मामले में, बट उसको भी बेटर किया गया। जगह जगह पर जो हमारी लेक्स होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उनको अरेंज करवाया गया, ताकि ज़्यादातर जो पीस ऑफ लैंड है वहाँ पर पानी की सुविधा पहुंच सके। तो यहाँ पर अगर हम 1951 की बात करें तो 70% ऑफ लैंड was under permanent means of irrigation and increased to nearly 45% during the planned period। अगर सिर्फ 1951 की ही हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 70% जो भी हमारा टोटल पीस ऑफ लैंड है पूरे उसमें हमारी कंट्री में, उसमें से 17% लैंड जमीन ऐसी थी जहाँ पर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी कर दी गई थी, मतलब वहां पर 24/7 आपको पानी की सुविधा मिलेगी। एंड इंक्रीज टू नियरली 45%, और उसे एक प्लान पीरियड के अंदर, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, प्लान पीरियड के अंदर उसे 45% तक बढ़ाने का डिसाइड किया गया, जिससे पानी की ज्यादा से ज्यादा सुविधा ज्यादा से ज्यादा जमीन तक, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंच सके और उनकी क्रॉप्स क्या हो सके, बेटर हो सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा भाई नेम से ही पता चलता है, हरित क्रांति, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ था हमारा, 25% और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था।
जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हुए थे। अब एट लास्ट यहाँ पर हमने पढ़ लिया इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, उसके रिफॉर्म पढ़ लिए दोनों। रिफॉर्म्स में से भी एक रिफॉर्म आपका आता ही आता है, तो आप रिफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एट लास्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, एक हमारा है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर HYV टेक्नोलॉजी। तो अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हमें बेनिफिट होता है तो उसके मेरिट डिमेरिट या कुछ भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो एट लास्ट बट एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉर दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।